हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अम्ल क्षार और लवण के अम्लों के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे थे, जिसमें से दो रासायनिक गुण हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। जिसको कि यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पहला अम्लों की क्रिया धातुओं से, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अम्लों की क्रिया धातुओं से कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्यों होता है वो आपको वहां पे बताया गया था। क्यों? क्योंकि जो धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ाया गया था अम्लों की क्रिया क्षारों से। उसमें बताया गया कि जब अम्लों की क्रिया क्षारों से कराते हैं या क्षारों की क्रिया अम्लों से कराते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदास कर देते हैं। इसीलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया भी कहा जाता है। तो चाहे उदासीनीकरण की क्रिया से पूछे और चाहे अम्ल की क्रिया क्षार से पूछे, इसको आप यही वाला पॉइंट लिखेंगे। एक और विशेष बात मुझे बताना भूल गए थे आपको कि अम्ल के प्रभाव को क्षार के द्वारा हम लोग समाप्त कर सकते हैं और क्षार के प्रभाव को अम्ल के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब हमको कोई छोटे मोटे ये बरसाती कीड़े जैसे मधुमक्खी वगैरह काट लेते हैं, चींटी काट लेता है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं कि उस पर चूना लगा। एक्चुअल में बच्चों जो चींटी होता है या जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इनके डंक में अम्ल होता है। इनके डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। और जो चूना होता है बच्चों उसका सूत्र होता है CaOH2। और बताया कि जिस यौगिक में आपको OH ग्रुप मौजूद OH ग्रुप दिखाई दे उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। दैट मीन्स जब वो छोटा कीड़ा हमको काटा तो हमारे शरीर में तो अम्ल गया और उस अम्ल के प्रभाव को दूर करने के लिए हमने उस पर क्या लगा दिया? क्षार, चूना, अर्थात हमने क्षार लगा दिया। और अभी मैं बताया था आपको ये जो क्षार होता है अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसीलिए जब वो कीड़े हमको काटते हैं तो चूना लगाने में हमको कुछ आराम का अनुभव होता है, वहां पर यही उदासीनीकरण क्रिया होती है। तो इसको भी आप मान समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है जिसको क्या हम लोग को पढ़ना है वो है अम्लों की क्रिया धात्विक कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से। तो इस क्रिया को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग धात्विक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है उसको जान लेते हैं। बच्चों जो कार्बोनेट मूलक होता है उसका फार्मूला होता है CO3, जिसपे कि 2 - चार्ज होता है। ठीक है, कार्बोनेट मूलक का फार्मूला क्या है? CO3, जिसमें कि 2 - चार्ज होता है। हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसी 2 और जब ये कार्बोनेट मूलक किसी धातु के साथ जुड़ जाएगा तो उस पूरे यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक कार्बोनेट। जैसे आप इसको कैल्शियम के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 होती है, तो फार्मूला बनेगा CaCO3। क्योंकि बच्चों जब ऐसे दो मूलक जो आपस में जुड़ते हैं जिनकी वैलेंसी समान होती है तो उन दोनों मूलकों को जोड़ के जब लिखा जाता है तो वैलेंसी कैंसिल हो जाती है। इसलिए फार्मूला बनेगा CaCO3। तो आप ध्यान देंगे रासायनिक समीकरण के लिए सही फार्मूले का होना जरूरी है। फार्मूला आप सही नहीं लिखोगे तो आपका पूरा समीकरण गलत हो जाएगा। इस संयोजकता के बारे में हम लोग अगली वीडियो में जो है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि धात्विक कार्बोनेट क्या होता है। आपने देखा कि जब कार्बोनेट मूलक किसी धातु के साथ ऐड होता है तो एक यौगिक बनता है और इस यौगिक को कार्बोनेट का यौगिक कहते हैं। चूंकि एक दूसरा इसमें जो मूलक है वो एक धातु है, इसलिए इसको बोलेंगे धात्विक कार्बोनेट। और बड़ा एक फेमस सूत्र है ये CaCO3 संगमरमर का। इसका फार्मूला है बच्चों ये संगमरमर का। इसी को हम लोग खड़िया का फार्मूला जो चौक से लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, उसका भी यही फार्मूला होता है जो कि कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है।
तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, एक आधा और हम लोग लिख लेते हैं। जैसे एक धातु ले लेते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, उसकी 2 वैलेंसी इसके ग्रुप में आएगी तो हो जाएगा Na2CO3, नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम लोग धात्विक कार्बोनेट की पहचान करेंगे। आइए दूसरा पॉइंट लिखा गया है बाइकार्बोनेट। बच्चों बाइकार्बोनेट को लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसका जरा देखा जाए। अभी आपको बताया गया कि कार्बोनेट मूलक का फार्मूला ये होता है, जब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है जिस प्रकार से HCO3, तो उस समय इसको हम लोग कार्बोनेट ना बोल के क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट, या इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और पहले इसकी कार्बोनेट जब था तो इसकी वैलेंसी 2 थी कार्बोनेट मूलक की, और बाइकार्बोनेट मूलक की वैलेंसी बच्चों होती है 1, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ने से इसकी एक वैलेंसी जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो अब इस पूरे की वैलेंसी है 1। अब इसके साथ कोई धातु जोड़ देते हैं, मान लो इसके साथ सोडियम जोड़ दिए, इसकी वैलेंसी 1 होती है, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है, तो फार्मूला बनेगा NaHCO3। इसको हम लोग खाने का सोडा का फार्मूला भी कहते हैं। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसका ये फार्मूला है। तो ये भी परीक्षाओं में पूछता है कि खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है। खाने पीने की वस्तुओं में जो डिटर्जेंट की तरह एक पाउडर होता है, ठीक है, डिटर्जेंट नहीं उसी की तरह देखने में होता है, उसको खाने का सोडा खाने वाली चीजों में मिलाया जाता है, वो उसका फार्मूला है। ठीक है, एक आधा और ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम ले लेंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, बाइकार्बोनेट के साथ इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा CaHCO3 और पूरे का ट्वाइस। इसकी 2 वैलेंसी उसके ग्रुप में चली जाएगी, और चूंकि उसकी वैलेंसी 1 है तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है। तो इस प्रकार से आप धात्विक कार्बोनेट और धात्विक बाइकार्बोनेट को पहचानिए। अब आइए हम अपनी क्रिया पे चलते हैं कि जब इन धात्विक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को क्रियाओं में से कराते हैं तो क्या होता है। कोई एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे पीछे की वीडियो में आपको बताए थे कि जब भी अम्लों की क्रिया, अम्लों की सामान्य रासायनिक क्रिया करानी हो तो मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का चुनाव करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इस HCl में धात्विक कार्बोनेट डालते हैं। जैसे अभी धात्विक कार्बोनेट लिखा गया था CaCO3, उसी को डालते हैं CaCO3, क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कुछ इस प्रकार होती है बच्चों कि जब धात्विक कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों को अम्ल में डालते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, लवण, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इस क्रिया को मैं यहाँ पे लिखा हूं, क्या क्या होता है, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, या इसके जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, बाइकार्बोनेट। तो क्या बनेगा, बनेगा लवण, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको याद करना है, ये याद करने वाली चीज है। ठीक, अम्ल की क्रिया जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट हो जाएंगे। अम्लों की क्रिया जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट तो क्या बनेगा, लवण, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आइए यहाँ पे समीकरण के माध्यम से इसको देखते हैं। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, अम्ल में धातु कार्बोनेट डाल लेते हैं CaCO3, तो क्या बनेगा, लवण, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड गैस। आप लवण बनाएंगे, एक और इसको आसान तरीका बताते हैं करने का। पानी बनेगा, लवण तो आप छोड़ दीजिए, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पानी का फार्मूला सबको पता है, H2O होता है। पहले H2O बना लेंगे, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र पता है CO2, वो भी बना लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे क्या बच रहा है, CaCl, यानी कैल्शियम और क्लोरीन दोनों बच रहे हैं, तो इनको एक साथ जोड़ देंगे। आप कहेंगे कि Cl को पहले लिखें यहाँ पर कि Ca को पहले लिखें। ध्यान देने वाली बात होती है बच्चों कि सबसे पहले धात्विक मूल्य यानी जो धनायन होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर ऋणायन को लिखते हैं। तो कैल्शियम चूंकि धनायन है इसलिए इसको पहले लिखेंगे, क्लोरीन ऋणायन इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। तो हमारा लवण कुछ इस तरीके से बनेगा CaCl2। आप कहेंगे यहाँ पे तो Cl था, यहाँ पे Cl2 क्यों लिखे? अभी मैं बता रहा था आपको, ये सब समझौता वाला खेल है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए कैल्शियम अपनी 2 वैलेंसी क्लोरीन को दे देगा, तो फार्मूला बनेगा CaCl2। एक विशेष बात बच्चों, जब भी कोई भी समीकरण आप लिखेंगे तो उसको बिना बैलेंस किए आप नहीं लिख सकते हैं। बिना बैलेंस किए यदि आप समीकरण लिख देते हैं तो वो समीकरण आपका गलत माना जाएगा। तो आइए इस समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु। तो बार बार बताया जाता है कि बैलेंस करते समय हमेशा अणु की संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से यहाँ पे गुणा करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से ये पूरा का पूरा समीकरण जो है वो बैलेंस हो गया। तो बड़ी आसानी से आप इस पॉइंट को याद करके इस तरह के समीकरणों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। एक बाइकार्बोनेट वाला उदाहरण ले लिया जाए, H2SO4 ले लेते हैं प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं बच्चों, और समीकरण सेम होगा, लवण पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक उसी प्रकार से आप बना दीजिए, पहले पानी बना लीजिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए, और इधर देखिए क्या बच रहा है, सोडियम बच रहा है और SO4 बच रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के आप लिख देंगे तो बनेगा Na2SO4। आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमने 2 वैलेंसी इसको इधर दे दिया। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए आप लिखने की जरूरत नहीं है। आइए इस समीकरण को एक बार बैलेंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस है समीकरण। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 2, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस नहीं है। इसके अलावा दूसरों को चेक कर लेते हैं, सल्फर 1 सल्फर 1। अब यहाँ पे बच्चों सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 2 से गुणा करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 गुना 4 सही है। ऑक्सीजन आपका 2 और 2 4 4 8, यहाँ पे कितना है 3 गुना 6 और 4 10। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको फिर से एक बार चेक करिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 4, सल्फर 1 सोडियम 2 सोडियम 2, कार्बन यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, और ऑक्सीजन 4 और 3 गुना 6 10, 4 2 6 और 6 और 4 10। इस प्रकार से ये समीकरण बैलेंस हो गया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग क्रिया धात्विक कार्बोनेटों बाइकार्बोनेटों से कराते हैं, तो लवण पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक और विशेष बात जिसको यहाँ पे बताना जरूरी है बच्चों, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं सार्वजनिक जगहों पे आप देखते होंगे, आग को बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं जिनको अग्निशामक यंत्र बोला जाता है, उन यंत्रों में भी यही क्रिया होती है।
उन अग्निशामक यंत्रों में भी यही अम्लों की क्रिया धात्विक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराई जाती है। मुख्य रूप से यही वाली क्रिया होती है। उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है और उसमें बाइकार्बोनेट भरा होता है। जब अलग अलग दोनों सिलेंडर में मटेरियल भरा होता है, जब आग बुझाने का समय होता है, उसमें क्लिप होता है, उस क्लिप को जब खींचा जाता है बच्चों, तो ये दोनों मटेरियल आपस में मिल जाते हैं और सेम यही क्रिया होती है और ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें जो सबसे जरूरी प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसी गैस का प्रयोग आग बुझाने में होता है। बहुत ही तगड़ा जनरल नॉलेज बच्चों पूछा जाता है कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है, तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। या पूछा जाता है कि अग्निशामक यंत्रों से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे आग को बुझाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उस जलती हुई वस्तु के ऊपर लिपट जाती है, यानी उसके ऊपर जब पड़ती है तो जलती हुई वस्तु का संपर्क ऑक्सीजन से तोड़ देती है, जिससे वो जलती हुई वस्तु बुझ जाती है, क्योंकि किसी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसको अपनी कॉपी में हम जरूर लिख लेंगे, जनरल नॉलेज है कि आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं अम्लों के रासायनिक गुण में। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अम्लों की क्रिया। इसी ऊपर वाली क्रिया से मिलता जुलता है। अम्लों की क्रिया धात्विक सल्फाइडों एवं बाइसल्फाइडों से। अम्लों की क्रिया धात्विक सल्फाइडों और बाइसल्फाइडों से। तो सबसे पहले सल्फाइड मूलक ज्ञान लेते हैं, SO3 2 - 4 होगा इससे। जब किसी धातु से SO3 मूलक ऐड होगा तो उसको बोलेंगे सल्फाइड। जैसे कैल्शियम के साथ जोड़ दिया जाए SO3, नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। सोडियम के साथ जोड़ दें तो नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। ध्यान देंगे SO4 इसको बोलते हैं सल्फेट। इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है SO3 की सल्फाइड की बात हो रही है। और लिखा हुआ है बाइसल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। जिस प्रकार से बाइकार्बोनेट था उसी तरह से बाइसल्फाइड भी होता है। SO3 के साथ यदि H जुड़ जाए तो हो जाएगा HSO3, इस पे 1 - 4 हो जाएगा। इसके साथ जब कोई धातु जुड़ जाएगा उसको बोलेंगे धात्विक बाइसल्फाइड। जैसे जोड़ देते हैं सोडियम को NaHSO3, नाम हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड, या इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रकार से इन यौगिकों की क्रिया यदि हमसे कराई जाए तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखते हैं इसको सात्विक रूप में। पहले अम्ल प्लस धात्विक सल्फाइड या बाइसल्फाइड क्रिया कराते हैं। क्रिया कराने पे ठीक इसी तरह की जो ऊपर वाला पार्ट है ठीक इसी तरह से क्रिया होगी, सिर्फ एक मटेरियल बदलेगा बच्चों। यहाँ भी लवण प्लस पानी और प्लस वहां पे बन रहा था बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट वाला बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसको आप जरूर याद करेंगे। ये इस क्रिया का कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप है। यदि ये आप याद हो गया तो आप इस क्रिया को बड़ी आसानी से कर ले सकते हैं। आइए समीकरण के माध्यम से इसको देखा जाए। तो ये हम ले लेते हैं Cl ले लेते हैं और उसमें इस सोडियम सल्फाइड को डाल देते हैं Na2SO3। क्रिया से उसी तरह से कराएंगे। पानी बना लीजिए प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बना लीजिए। शेष जो बच रहा है उसको जोड़ के लिख लीजिए। Na बच रहा है Cl, बन जाएगा NaCl। ठीक,
बैलेंस कर लेते हैं इसको। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्लोरीन इधर जो है कि 2 हो गया, इधर फ्लोरीन 1 है, यहाँ फ्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोडियम देख लीजिए, आपका 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 2 1 3। इस प्रकार से बच्चे समीकरण बैलेंस है। आइए बाइसल्फाइड की क्रिया करा लेते हैं। H2SO4 के साथ बाइसल्फाइड में ले लेंगे NaHSO3। क्रिया ठीक उसी प्रकार से होगी, मैं डायरेक्ट कराता हूं। बनेगा Na2SO4 प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। समीकरण को बैलेंस कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। हाइड्रोजन 2 1 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम को 2 से कर देंगे गुणा। अब हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, 2 2 4, सल्फर आपका 1 और 2 1 3, सल्फर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 4 3 गुना के 6 10, 4 1 5 और 2 गुना के 4, ऐसे कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 गुना के 4, सल्फर 1 3, सल्फर यहाँ पे 2 1 3, ऑक्सीजन 2 गुना के 4 4 2 6 6 4 10, और इधर कितना 3 अक्षर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि समीकरण पूरा बैलेंस है। तो आज हम लोगों ने बच्चों अम्लों के कुल 4 रासायनिक गुण अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें से 2 पिछली वीडियो में पढ़े थे और 2 आज हम लोगों ने पढ़ा। अम्लों क्रिया धात्विक कार्बोनेटों बाइकार्बोनेटों से और अम्लों क्रिया धात्विक सल्फाइडों एवं बाइसल्फाइडों से। शेष चीजें अगली वीडियो में